हेलो। नमस्ते बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों का सबका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। और जो भी हमारी ये लेक्चर सीरीज है जो हम यहाँ बना रहे हैं आपके लिए कंप्यूटर के नेम सेट पीवाईक्यूज का, उसका आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आता है या कोई प्रॉब्लम आपको समझने में दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2009 कंप्यूटर। ठीक है, तो 2009 में बेसिकली आपके पास में नेम सेट में 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के आए थे। ठीक है, और ठीक है, सब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा क्वेश्चंस आने का वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन करके जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू करते हैं। चलो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इन द वर्चुअल मेमोरी। तो देखिए ये सारा का सारा किस पे डिपेंड है? वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। और क्या पूछा है? इन द वर्चुअल मेमोरी सिस्टम the address space specified by the address line of the CPU must be then the physical memory size and then the secondary storage size। तो आपसे क्या पूछे? देखिए ये आपके पास में CPU है जनरल, आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे आपके पास में आपका CPU है जनरल, आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में आपका फिजिकल मैन मेमोरी है और यहाँ पे आपका सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। तो नॉर्मली वर्चुअल मेमोरी हमें क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी हमें ये बोलता है, जैसे कि चलो एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ये मानिए कि यहाँ पे आपका जो एड्रेस लाइन है ये सीपीयू है। ठीक है, और सीपीयू में जो आप जो एड्रेस लाइन यूज कर रहे हो वो आपका कितना है? वो 32 बिट का है। ठीक है, तो 32 बिट का अगर आपका एड्रेस लाइन होगा तो आप टोटल कितने एड्रेस जनरेट कर सकते हो? 2 का पावर 32, 2 रेज़ टू पावर 32। और 2 रेज़ टू पावर 32 अप्रोक्स कितना होता है? अप्रोक्स होता है आपका 4 GB। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो टोटल आपके पास में एड्रेस साइज जनरेट हो रहे हैं वो कितने डेटा के लिए हो रहे हैं? 4 GB डेटा के लिए। अब आप ऐसा मानो कि ये है आपके पास में मैन मेमोरी, है ना, ये आपका सीपीयू हो गया, ये अब आपका मैन मेमोरी है। और मान लीजिए आप मैन मेमोरी जो यूज कर रहे हो वो 2 GB का यूज कर रहे हो। यही तो है वर्चुअल मेमोरी का इल्यूजन। वर्चुअल मेमोरी क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी आपको ये कहता है कि आपके पास में जो अवेलेबल फिजिकल मेमोरी है, फिजिकल यानी मैन मेमोरी, हम उससे ज्यादा मेमोरी यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा कैसे? हाउ वी कैन डू इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास में 2 GB का मैन मेमोरी है और सीपीयू ने जो टोटल एड्रेसेस जनरेट किए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 4 GB के बराबर है। तो इसका मतलब फिर हम इसको यूज कैसे करें? तो वर्चुअल मेमोरी हमें क्या देगा? एक पेजिंग का कॉन्सेप्ट देता है, दैट इज अ पेजिंग कॉन्सेप्ट, जो हमें क्या बोलेगा कि ये जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है ये है आपका क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। जो कितना हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपने सेकेंडरी मेमोरी यूज किया है फॉर एग्जांपल 500 GB, 500 GB। तो अगर आपने ये 500 GB यूज किया तो 100% श्योर क्या होगा कि ये जो 500 GB है इसमें से कुछ पार्ट आपका स्टोर होगा और वो आपके मैन मेमोरी में स्वैप इन और स्वैप आउट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? स्वैप इन और स्वैप आउट। क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि जब भी हम डेटा को यूज करेंगे तो इतना डेटा एक साथ तो काम आएगा नहीं। तो जो जो हमारा डेटा रिक्वायर्ड होगा वो आता रहेगा और वो बाकी स्वैप इन और स्वैप आउट होता रहेगा। तो यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि इन अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम द एड्रेस स्पेस स्पेसिफाइड द एड्रेस लाइन ऑफ द सीपीयू मस्ट बी द फिजिकल मेमोरी। तो देखो अगर ये 4 GB है तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये तो 2 ही GB है। इसका मतलब सीपीयू से जो एड्रेस लाइन जनरेट हो रहा है उससे जो एड्रेस बनेगा वो मैन मेमोरी से 100% क्या बनेगा? लार्जर ही बनेगा ना। तो आपके सामने एग्जांपल है, अगर ये 4 GB है तो ये तो 2 GB जनरेट कर रहे हैं। एंड द फिजिकल मेमोरी साइज एंड देन ऑफ द सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी मेमोरी से कितना होगा? अगर ये 4 GB है तो 500 GB हुआ ना, इसका मतलब वो क्या होगा? 100% उससे लेस होगा। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो यानी यहाँ से अब हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में जो भी आपका सीपीयू एड्रेस लाइन जनरेट करेगा उसका जो स्पेस आएगा वो हमेशा फिजिकल मेमोरी से ज्यादा होगा और सेकेंडरी मेमोरी से कम होगा। उसको समझाने के लिए आई एम गिविंग अ लिटिल बिट सिंपल एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आपको बोला टू चेंज अपर केस टू द लोअर केस। आपको क्या करना है? आपको अपर केस अल्फाबेट को, सिंपल आप ऐसे समझिए, आपको अपर केस अल्फाबेट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अपर केस को लोअर केस में बनाना है। ठीक है, किसमें? आस्की के अंदर। तो बताइए करेक्ट मास्क एंड ऑपरेशन। तो एक बात बताइए, अगर आप स्मॉल को कैपिटल में बनाना चाह रहे हो तो आस्की के अंदर कैपिटल ए का वैल्यू कितना होता है? तो आप सिंपल से कहोगे 65। और स्मॉल ए का वैल्यू कितना होता है? तो इट इज सिंपल 97। दिस इज द आस्की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको सारा का सारा आस्की वैल्यू याद होगा। तो हमें सिंपल सा क्या बोल रहा है? टू चेंज अपर केस टू द लोअर केस। तो
तो अगर मुझे अपर केस को लोअर केस में बनाना है तो इसका मतलब सिंपल सा मुझे क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों का गैप कितना है, तो इन दोनों का गैप है 32। यानी अगर किसी भी कैपिटल अल्फाबेट के अंदर अगर मैं 32 ऐड कर दूंगा, 32 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर लेटर, सिंपल। तो और अभी 32 को बाइनरी में कैसे लिखोगे, तो 32 को अगर आपको कितने बिट में लिखना है, 2 2 4 2 6 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 32 यानी 2 का पावर 5, तो 1 2 3 4 5 यानी इस फिफ्थ पोजीशन पे 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। दिस इज लाइक दैट। तो यानी आप यहाँ पे जो करेक्ट मास्क यूज लोगे, वो मास्क आप क्या यूज लेने वाले हो, तो वो मास्क आप यूज लेने वाले हो 0 1 बेसिकली, ठीक है, 0 1, और ये जो भी आपके पास है 1 2 3 4 5 है, तो दिस मीन्स 1 2 3 4 5, दिस इज इट, ठीक है। यू कैन कन्वर्ट इनटू द 32 इन द बाइनरी, ठीक है। दिस इज 0 1 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा होगा, तो ऑपरेशन तो और ही होगा ना। ऑब्वियसली बात, एक बात बताओ, अगर आप यहाँ से 65 को लेते हो तो 65 का बाइनरी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 65 यानी आप कन्वर्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 64, ये आपके पास 64 आएगा, ये आपके पास 65 आएगा। और इसमें आपका मास्क कितना है, तो 0 1 0 0 0 0 0 0। अब आपको क्या करना है इनके साथ में, अब आपको इनके साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करना और का, तो और अगर आप इन दोनों पे लगाओगे तो और का मतलब क्या होता है, दोनों 0 होने पे 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। इट मीन्स 1 0 0 0 0 0 एंड दिस इज अगेन 1 एंड देन दिस इज 0। इट इज जस्ट लाइक दैट, दिस इज इट, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे किसको, स्मॉल को कैपिटल में, तो आपके लिए मास्क कौन सा काम आएगा 32, और ऑपरेशन कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपके लिए, ऑप्शन। तो इन दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हो, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कैमएप का, और कैमएप कितने वेरिएबल कैमएप है, तो 12 तक आ गया, तो दिस इज अ 4 वेरिएबल कैमएप, ठीक है। देखो ये आपके पास है 4 वेरिएबल कैमएप, और यहाँ से अब आपने बना लिया, यहाँ पे आपके पास में ए भी आ गया, यहाँ से आपके पास सी डी आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने यहाँ ए बी लिखा है तो आपकी काउंटिंग ऐसे चलेगी, तो 0 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13 एंड 14 15, है ना। इस तरह से आपकी पहले कैलकुलेशन आ गई। अब आपको क्या दिया है, आपको मीन टर्म्स दिया गया, तो जो जो मीन टर्म्स दिया गया उसको फिल कर लो। क्या क्या दिया गया, 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में आपको दिया गया 9, देन 11 एंड देन 12, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारा रूल क्या कहता है, मैक्सिमम ग्रुपिंग का। तो देखो यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, मतलब बेसिकली देखा जाए तो सिंपल एक पेयर ये बना दो, एक पेयर ये बना दो, एक पेयर ये बना दो। ये पेयर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि क्या आएगा, रिडंडेंसी आएगा, तो 3 ही पेयर बनेंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसको डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन शॉर्टकट आपको आता होगा। तो शॉर्टकट हमारे सिंपल से क्या कहते हैं कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ए बार, और यहाँ से कितना आएगा, ए बार के साथ में सी बार डी, ठीक है। ये आपका पहला एक क्वाड सॉल्व हो गया, और क्वाड सॉरी पेयर। अब इस पेयर को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपको बी मिल रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, सी बार डी बार, तो बी के साथ में सी बार डी बार आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तो ए बार आ ही रहा है, ए बी बार, और यहाँ से क्या आ रहा है, डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी बार डी, तो दैट्स योर आंसर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए बार सी बार डी, बी सी बार डी बार, और ए बी बार डी बार, दैट्स योर आंसर, है ना। तो केमएप को सॉल्व करने के सारे रूल आपको आते होंगे। 4 वेरिएबल है तो पहले 4 वेरिएबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सिग्मा दिया गया है, इसका मतलब मीन टर्म है, और पाई दिया गया होता तो मैक्स टर्म। तो मीन टर्म्स के लिए सॉल्व करना है तो फिल इट, एंड देन हमें मैक्सिमम ग्रुपिंग का रूल लगाना है। तो यहाँ पे तो सारे पेयर ही बन रहे हैं, आप ये नहीं बना सकते। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा कि हम ये वाला पेयर नहीं बना सकते, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये रिडंडेंसी है। तो आप इसको बनाओगे तो गलत है, तो रिमूव इट, ठीक है, इसको हम नहीं बना पाए, ओके। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आपको दिया, assuming all numbers are in the 2's complement representation,
तो विच ऑफ देन फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय दिस। अभी जितने भी नंबर है सारे के सारे टूज कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो अब कौन सा नंबर ऐसा है जो इससे डिविजिबल होगा, तो सबसे पहले ये नंबर है क्या, तो दिस इज 1 1 1 1 1 1 एंड 0 1 1। तो इसका अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसमें एक और ऐड कर दोगे तो इट मीन्स व्हाट, दिस इज 5, और ये नंबर इसका ये MSB 1 है, इसका मतलब नंबर कितना होगा -5। इसका मतलब एग्जैक्टली अब ये सारे के सारे नंबर भी टूज कॉम्प्लीमेंट में ऑब्वियस 1 दे रखा है यहाँ पे, तो 1 दे रखा है तो ये चेक इट, अगर ये -5 है तो इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 5 का मल्टीपल है, बस सिंपल। तो यहाँ से स्टार्ट करो, अगर इसको आप देखो तो कितना आएगा 0 0 0 1 1 0 0 0, और लास्ट में इसमें +1 ऐड करोगे तो +1 ऐड करने की वजह से ये आपका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब कन्वर्टेड कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है 1 2 3 4 16, देखो 1 2 3 4 2 का पावर 4 16, और 1 2 3 +8 +1 तो कितना आ गया 25 आ। तो यानी इसको अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये -25 आ रहा है। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो चेक इट कितना आएगा 0 0 1 0 0 1 0 0। अब अगेन 1 ऐड करना है क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो यहाँ 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1 2 3 4 5, 5 की वजह से 32 आ जाएगा, और ये 101 कितना होता है, ये तो डायरेक्ट आपके पास में 5 ही होगा 101, तो ये कितना आ जाएगा, ये -37 आ जाएगा, तो ये नहीं है। और ऑब्वियस ये तो इट्स जस्ट जनरल कॉमन सेंस कि ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा ना। आप इन दोनों को और क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये -5 है तो ऑब्वियस है नंबर भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और 5 का मल्टीपल तो यहाँ पे कौन सा है, ये डी ही है, सिंपल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी, क्योंकि आपको सिंपल सा पूछा है कि इस नंबर से कौन सा डिविजिबल है, सारे के सारे नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट का इन्वर्स करके नॉर्मल नंबर बनाओ जो 100% नेगेटिव होगा। अगर ये 5 का मल्टीपल है तो इनमें जो भी 5 का मल्टीपल है तो ये भी 5 का नहीं आएगा, ये भी 5 का नहीं आएगा, और ये भी 5 का नहीं आएगा, यू कन्वर्टेड, क्योंकि एक ऑप्शन आ चुका है, तो काहे को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो नेक्स्ट वन, why is the width of the data bus so important to the processing speed of the computer। देखो डेटा बस का काम क्या है, अगर आपसे कोई पूछे सिंपल सा, देखो एक होता है हमारे पास डेटा बस, एक होता है हमारे पास में एड्रेस बस, और एक होता है हमारे पास में कंट्रोल बस, ठीक है। 3 तरह का हमारा बस होता है, 3 तरह का हमारा बस होता है, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस। ये क्या है हमारे लिए, सिस्टम बस, ओके। तो अब हमें बात किया है डेटा बस का, तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मेरा डेटा बस 16 बिट का है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि डेटा बस अगर हमारा 16 बिट का है, इसका मतलब एक साथ 16 बिट को हम एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। 16 बिट का मतलब क्या हुआ कि 16 बिट अब हमारे पास पिन लगा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 बिट एक साथ जाएंगे, एक साथ, और इन 16 बिट पे एक साथ वन टाइम हम क्या कर सकते हैं, वन टाइम प्रोसेस कर सकते हैं, वन टाइम प्रोसेस कर सकते हैं। इसका मतलब डेटा बस जितना ज्यादा वाइडर होगा उतना हमारा स्पीड अच्छा होगा, क्योंकि उतने बिट को हम एक साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे पावर ऑफ सीपीयू, अगर आपको सीपीयू को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप क्या कहोगे, ज्यादा डेटा कैरी करके लेके जाओ, तो जितना ज्यादा डेटा जाएगा उतना ही स्पीड से हम क्या कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे, सिंपल। तो इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन, द नैरोइंग इट इज ग्रेटर द कॉन्सेप्ट प्रोसेसिंग स्पीड, नहीं, द वाइडर इट इज द मोर डेटा कैन फिट इनटू द मैन मेमोरी। ठीक है, डेटा ज्यादा आएगा बट उसका कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं बनेगा, this is not the significant, and the wider it is the greater the computer processing speed, that is the correct answer, that is the correct answer। जितना ज्यादा डेटा बस का साइज होगा आपके कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड उतना ही तो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि 16 बिट अगर जा रहे हैं तो 16 बिट को एक साथ परफॉर्म करेगा, अगर 32 बिट आपने अगर इसको रखा है तो ऑब्वियस 32 बिट एक साथ परफॉर्म करेगा, दैट्स अ सिंपल वे। तो जितना डेटा बस वाइडर होगा आपका सीपीयू या आपका प्रोसेसिंग स्पीड उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, एक कंप्यूटर विद 32 बिट वर्ड साइज, आपका कंप्यूटर उसमें 32 बिट वर्ड साइज है और वो टूज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है टू रिप्रेजेंट नंबर इन द रेंज ऑफ द इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंप्यूटर। तो देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि उसे n बिट में लिखें, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 2⁻² -2⁻n-1 से 2⁻n-1 ठीक है। ये एक बिट हमने कम क्यों किया, बिकॉज दिस इज ए साइन बिट है, दिस इज ए साइन बिट है, पर आप कितना ले रहे हो 32 बिट का, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दो, n का वैल्यू 32 रख दो,
तो -2 के पावर 31 से कितना आ जाएगा, 2 का पावर 31 - 1। तो दिस इज द रेंज इन 2's कॉम्प्लीमेंट। तो किस में आ रहा है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। तो आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा करेक्ट आंसर आपका क्या आ रहा है, सी है। तो दिस इज योर आंसर। आसान, जस्ट मेमोराइज यही। चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वंश कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया होता, अरे फॉर्मूले तो याद कर लो, तो अगर यही वंश कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया होता तो हम क्या करते हैं, वंश कॉम्प्लीमेंट के केस में -2n - 1, ये माइनस इधर भी होता है, बेसिकली दोनों तरफ माइनस होता है, और 2n - 1 इधर भी होता है। तो अगर वंश कॉम्प्लीमेंट का बात किया है तो वंश कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, व्हाट इज ड्रॉबैक इन वंश कॉम्प्लीमेंट, वंश कॉम्प्लीमेंट में जीरो को लिखने के दो वेरिएशन होते हैं, +0 भी होता है और -0 भी होता है, इसीलिए काउंटिंग में हमें दोनों तरफ से जीरो को कम करना होता है। तो यहाँ से भी जीरो कम किया और यहाँ से भी जीरो कम किया, पर 2's कॉम्प्लीमेंट में जीरो को लिखने का एक ही तरीका है, तो उसको हम सिर्फ पॉजिटिव साइड से कम करेंगे, नेगेटिव साइड से तो काउंट ही -1 से करते हैं। दैट्स द रीजन है ना, तो दैट्स द रीजन फॉर दैट फॉर्मूला। ओके, अच्छे से याद हो गया। चलो नेक्स्ट आपको बोले ऑन रिसीविंग एन इंटरप्ट फ्रॉम आईओ डिवाइस द सीपीयू इज। देखिए इंटरप्ट क्या है, तो हमारा जो भी हमारा प्रोसेसर डिजाइन होता है, बेसिकली जब हम हमारे प्रोसेसर का बात करते हैं तो प्रोसेसर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरआईएससी और एक होता है सीआईएससी, बेसिकली है ना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अब इसमें जितनी ज्यादा आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, हम सिंपल क्या कहते हैं, जितना ज्यादा इंस्ट्रक्शन होगा उतना ही आपका सिस्टम पावरफुल होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को हम देते कैसे, तो इस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए हम यहाँ जो टर्म यूज करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंटरप्ट। उसे हम क्या कहेंगे, इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब एक तरह से हम क्या दे रहे हैं, हम सिग्नल दे रहे हैं, हमें क्या काम चाहिए, हमें जोड़ना है, हमने उसके लिए एक इंटरप्ट बना दिया। हमने कीबोर्ड में अगर की को प्रेस किया तो वहां से एक इंटरप्ट आएगा, मे बी द आईओ इंटरप्ट। अगर सीपीयू के अंदर कुछ वर्किंग है तो वहां से अलग इंटरप्ट आ रहे होते हैं। तो इंटरप्ट हमारे सिग्नल होते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कीबोर्ड से एक बटन प्रेस किया ए, अब वो ए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो वो कैसे दिखा, वो इसलिए दिखा क्योंकि आपने एक इंटरप्ट दिया जो कीबोर्ड के पास जाएगा और वहां से एक रूटीन जनरेट होगा, सब रूटीन जनरेट होगा, और वो जाके सीपीयू को बोलेगा कि भाई मैं ये चाहता हूं तो प्लीज इसको करो। तो सीपीयू उस वक्त किसी काम में बिजी रहा होगा, तो जैसे ही फ्री होगा वो प्रोसीड कर देगा। अब अगर आप प्रायोरिटी बेस्ड काम करते हो तो वो एक अलग चीज होता है, वो एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो सिंपल से हम क्या बोलेंगे कि ब्रांच ऑफ टू इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। मतलब आपने जैसे ही कोई भी इंटरप्ट दिया, इंटरप्ट यानी आपने कमांड दिया, तो सीपीयू क्या करेगा, वो कोई ना कोई रूटीन चला रहा होगा, तो पहले उसको क्या करेगा, पहले पूरा कंप्लीट करेगा। ब्रांच ऑफ टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। तो करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में आपका इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है। देयर इज अ मीनिंग ऑफ बेसिकली इंटरप्ट, है ना, जो इनपुट आउटपुट का अलग होगा, सबका अलग अलग इंटरप्ट होता है। इट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ दिस। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। आपसे पूछा है स्विचिंग सर्किट दैट प्रोड्यूस वन is a set of input bits as an output based on control value of the control bits terms as। तो ऐसा किस में होता है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। अगर हम मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्सर हमें क्या कहता है, मल्टीप्लेक्सर हमें ये कहता है कि अगर आपके पास में n कंट्रोल लाइन्स है, अगर आपके पास में n कंट्रोल लाइन्स, क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ पे कंट्रोल लाइन के ऊपर ही तो होता है, तो कंट्रोल लाइन अगर आपके पास n है तो आपके पास 2n आउटपुट्स होंगे, यही होता है। जैसा मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं ना, मल्टीप्लेक्सर क्या पढ़ते हैं, 1 to 4 पढ़ते हैं बेसिकली। तो अगर आप एक कंट्रोल लाइन लिखते हो, अगर आप दो कंट्रोल लाइन लिखोगे तो 4 आएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बेसिकली होता तो 1 to many ही है, होता तो 1 to many ही है। उसमें आपका इनपुट हमेशा एक ही रहेगा, आउटपुट आपका किस पे डिपेंड करेगा, कंट्रोल लाइन पे। तो अगर इनपुट एक ही है तो आउटपुट कितना आएगा, 2n। तो अगर आपके पास में एक कंट्रोल लाइन है तो दिस इज 1:2। अगर आपके पास में दो कंट्रोल लाइन है तो 1:4, आपके पास 3 कंट्रोल लाइन है तो 1:8। इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर में जो भी आपका, मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है 1 into many, तो इनपुट तो पहले से ही पता एक आएगा, मल्टीप्लेक्स करना तो मल्टी बनाना, मतलब आप क्या कर रहे हो, चीजों को मल्टीपल बना रहे हो। तो मल्टीपल बना रहे हो, इसीलिए यहाँ पे हम किस पे यूज करेंगे मल्टीप्लेक्सर, ये। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। प्लस सिंपल से आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जिसमें आपका आउटपुट जो होता है वो कंट्रोल लाइन पे डिपेंड होता है, तो इट इज बेसिकली मल्टीप्लेक्सर। आगे पूछा इंडेक्स रजिस्टर इज अ डिजिटल कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। तो इंडेक्स रजिस्टर क्या है, तो इंडेक्स रजिस्टर हमारा एक स्पेशल टाइप का एड्रेस है। क्या है, इंडेक्स रजिस्टर जो होगा वो बेसिकली हमारे पास में एक स्पेशल
पर्पज रजिस्टर। क्या है? स्पेशल पर्पज, है ना, अलग अलग पर्पज के लिए हमारे पास अलग अलग रजिस्टर्स होंगे। तो जैसे हमने सिंपल से अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो आपने एरे में पढ़ा होगा। तो एरे जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसका एड्रेस 100 है, इसका मान लीजिए 104 है, मैं ब्लॉक वाइज लिखूँ। तो अगर एरे अगर आप पढ़ते हो तो हम क्या कहते हैं कि हम पहली वाली इंडेक्स देंगे, आगे की टेंशन से फ्री हो जाएंगे। सिंपल यही कहते हैं हम लोग कि जब आप एरे का मेमोरी एलोकेशन करते हो तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आप सिर्फ बेस वैल्यू हमें दे दीजिएगा, ये बेस है, एड्रेस है। तो यहाँ पे एड्रेस अगर अपन अपडेट करेंगे तो एड्रेस अपडेट कैसे होगा? तो एड्रेस अपडेट ऐसे ही तो होगा कि जो भी आपका बेस वैल्यू है वो आप हमें दे दीजिए, और उसके बाद में एक ब्लॉक में, मतलब सिंपल सा है, नंबर ऑफ ब्लॉक इनटू साइज, नंबर ऑफ ब्लॉक इनटू साइज। वहां से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एड्रेस पे पहुंच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेस वैल्यू 100 है और आपको एक ब्लॉक आगे जाना है, तो एक ब्लॉक आगे जाना है, उसका साइज आपने 4 बाइट रखा होगा, तो आपके पास सीधा कितना आ जाएगा? 104। तो ये काम कौन करता है? ये काम आपका इंडेक्स रजिस्टर। प्रोग्रामिंग में हम चीजों को थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकली चीजें ऐसे चल रही है, बट ये एक रजिस्टर है, ऑब्वियस इट इज अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा आपके इंडेक्सेस को स्टोर करना, और इंडेक्सेस को स्टोर करके उसे अपडेट करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको बेस एड्रेस पता होगा तो आपको जहां जाना होगा हम आपको लेके जाएंगे। तो ये क्या बोलेगा? पॉइंटिंग टू द स्टैक रजिस्टर नहीं, स्टैक का तो लेना देना नहीं, उसके लिए आप स्टैक रजिस्टर यूज करो। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं, तो ये क्या करेगा? कीपिंग ट्रैक द नंबर ऑफ टाइम्स लूप एग्जीक्यूटेड नहीं, ये एक इंडिविजुअल काम हो सकता है, बट दिस इज नॉट द इंडिविजुअल वर्क, दैट इज अ एड्रेस मॉडिफिकेशन। यही तो है मैन काम। गौर से देखो ना जरा, अगर आपके पास इंडेक्स एड्रेस होगा तो आप किसी भी इंडेक्स पे आसानी से पहुंच सकते हो, मतलब वहां का एड्रेस आपके पास है तभी तो पहुंच सकते हो। तो वी कैन जस्ट अपडेट द एड्रेस विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी इज योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट इज। अब देखो माइक्रो प्रोग्राम्ड का जनरल सा मतलब क्या समझ में आता है आपको? अगर हम माइक्रो प्रोग्राम्ड की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोग्राम्ड का जनरल मतलब होता है एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, कि जो भी आप प्रोग्राम्स बना रहे हो वो हर जितने छोटी से छोटी चीजों के लिए बना सकते हो उतना आसान। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी छोटी से छोटी चीजों के लिए बनाओगे उसे इंप्लीमेंट करना उतना ही आसान होता है। दैट इज इंटरेस्टिंग फैक्टर। इसीलिए तो हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, प्रोसेसर नहीं, वी कैन यूज द माइक्रो प्रोसेसर, जहां ईच एंड एवरी यूनिट के लिए हम छोटे से छोटे कोड को भी प्रिसाइजली मेंशन करते हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि अगर आप माइक्रो प्रोग्राम्ड की बात कर रहे हो, अगर आप माइक्रो प्रोग्राम की बात कर रहे हो, इसका मतलब 100% आप ये बताना चाह रहे हो टू फैसिलिटेट इजी इंप्लीमेंटेशन फॉर द न्यू इंस्ट्रक्शन, कि आप जितना छोटा उसे लिखोगे, जितना आप छोटा लिखोगे आपके लिए उसे इंप्लीमेंट करना क्या होगा? आपके लिए उसे इंप्लीमेंट करना उतना ही ज्यादा इजी होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो 10 सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें ज्यादातर वेटेज आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है, जहां कुछ रजिस्टर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, बस रिलेटेड क्वेश्चंस है, और कुछ क्वेश्चंस आपके बुलियन अलजेब्रा बेस्ड है। काफी सिंपल पेपर था। हाँ, इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपका थ्योरेटिकली एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। दिखने में आसान है, बट अगर आपका थ्योरी अच्छा होगा तो टिक भी तो कर दोगे आसानी से। ठीक है, तो आराम से इस चैप्टर को एंजॉय कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइएगा ना। ओके, थैंक यू।